आज पहली फिक्र बंगाल चुनाव की है, जहां पहले चरण के मतदान में जमकर हिंसा हुई है। देसी बम से हमले हुए, कार में तोड़फोड़ की गई, प्रत्याशी को खेतों में भागना पड़ा, धरना प्रदर्शन हुए, सीआरपीएफ से झड़प हुई। बंगाल में बवाल की तस्वीरें कई इलाकों से आई हैं। इसके अलावा ग्लोबल फिक्र ट्रंप की जहरीली जुबान की करेंगे। उन्होंने भारत और चीन को नर्क का द्वार कहा है। ऐसे में आज उनका सच से सामना होगा। ट्रंप की नाकाम कूटनीति अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए कैसे नरक नीति बन चुकी है, यह तो देखना जरूरी है। और ईरान की एक नई धमकी जो पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा रही है। क्या ईरान तेल के बाद डेटा वॉर शुरू करेगा? क्या ईरान समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को काट देगा? क्या ऐसा करके वो पूरी दुनिया में इंटरनेट को ठप कर देगा? और बात होर्मुज़ में बिछी सी माइंस की भी करेंगे। पेंटागन की रिपोर्ट लीक हो चुकी है। पेंटागन ने कहा है कि उन समुद्री माइंस को हटाने में कम से कम 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। खबर है कि यह सुनकर ट्रंप के अभी से पसीने छूटने लगे। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वहां अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर पिछले 10 दिनों से लॉकडाउन जैसी स्थिति है। जनता शाहबाज सरकार और मुनीर सेना को बद्दुआएं दे रही है। लेकिन सबसे पहले वोट प्रतिशत के साथ बंगाल और तमिलनाडु में आज हुई बम्पर वोटिंग का अपडेट। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि वोटिंग आज बम्पर हुई है, रिकॉर्ड तोड़ भी कह सकते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या इस ट्रेंड को समझ सकते हैं? सोचिए, मैं आप सभी लोगों के सामने एक ओपन क्वेश्चन रख रहा हूं। क्या आज बंगाल में जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, इसके बाद समझ में आ रहा है कौन जीत रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिक्र की शुरुआत सबसे पहले बड़ी पॉलिटिकल फाइल से। चुनावी राज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की, जहां आज वोट डालेगा। पहले चरण में बंगाल में 152 सीटों पर बम्पर और आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। यह चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि एसआईआर पर जारी विवाद के बीच मतदान हुआ, जिसमें बंगाल ने अपने चुनावी रक्त चरित्र का रिकॉर्ड इस बार भी बरकरार रखा। कई इलाकों में हिंसा और खूनी झड़प की खबरें आई। लाठियां, ईंट और पत्थर से हमले हुए। हम आपको उबलते बंगाल की वो वीडियो रिपोर्ट भी दिखाएंगे जो मार धाड़ और एक्शन से भरपूर है। लेकिन सबसे पहले आज की ऐतिहासिक वोटिंग का लेटेस्ट अपडेट, जिसकी चर्चा चारों तरफ है। बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़। ध्यान से देखिएगा, नंबर आने वाला है 92.14%। 92% से ज्यादा वोट पड़े। सोचिए, ये आंकड़े रात 8 बजे तक के, अंतिम आंकड़े आने में और चीजें बदल सकती हैं। अगर पिछली बार से तुलना करें तो ऑलरेडी 9% मतदान बढ़ा है। पिछले साल इतनी ही सीटों पर 83.17% वोटिंग हुई थी, 83.17%। बंगाल में वोटिंग के चौंकाने वाले आंकड़ों ने सबका ध्यान खींचा है। सियासी गलियारों से लेकर पॉलिटिकल पंडित तक इसका एनालिसिस कर रहे हैं, इन आंकड़ों को डिकोड करने में जुटे हुए हैं। आज बंगाल में एक तरफ वोटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए भी प्रचार जोर शोर से चला। रैलियों के रण में प्रधानमंत्री मोदी भी थे और ममता बनर्जी भी। जनसभा के बाद आज शाम दोनों ने सड़क पर भी अपनी सियासी शक्ति दिखाई। हावड़ा में पीएम मोदी ने रोड शो किया तो कोलकाता में ममता बनर्जी ने पैदल मार्च। दोनों ने इस तरह जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो से एक और तस्वीर निकल कर आई। प्रधानमंत्री मोदी रोड शो के दौरान अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगे। वो लगभग 100 मीटर पैदल चले और जनता का उत्साह बढ़ाया। बंगाल की सड़कों से आई ये तस्वीरें बताती है कि इस बार चुनावी टक्कर कितनी जोरदार है। वैसे बम्पर मतदान के आंकड़े देखकर दोनों अपनी अपनी जीत के दावे भी अभी से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में मतदान के आंकड़ों से मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी को भारी जीत मिलने वाली है। ममता बनर्जी ने जवाब दिया, पहले चरण के मतदान से संकेत मिलता है कि टीएमसी पहले से ही जीत की स्थिति में है। प्रधानमंत्री के मुताबिक बंगाल में बदलाव की लहर चल रही है। टीएमसी ने महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है। वहीं ममता कह रही है कि लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए मतदान कर रहे हैं। वोटिंग के नंबर को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी वीडियो शेयर करते हुए एक लाइन का पोस्ट लिखा है, द सन ऑफ द टीएमसी's corruption and hooliganism has set। यानी गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक टीएमसी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज डूब चुका है। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को
जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। আর ইভিএম দখল করবেন এত সস্তা, সবাই মরে গেছে, অন্যরা প্রতিবাদ না করলেও বাংলার মানুষ জানে কি করে মানুষের ভোটটাকে রক্ষা করতে হয়। আপনারাই অ্যালার্ট করে দিচ্ছেন। आपने सोचा था कि प्रधानमंत्री कभी गाड़ी से उतरकर आम लोगों के बीच भी जाएंगे, प्रोटोकॉल तोड़ते हुए? हमारा प्रधानमंत्री ऐसा ही है। प्रोटोकॉल तोड़ना ही प्रधानमंत्री का काम है। प्रधानमंत्री जनता का प्रधानमंत्री। आपको लगता है कि जनता प्रोटोकॉल तोड़ेगी इस बार? जीत का परचम बनवास का तोड़ दिया, जो करना था कर दिया, हो गया साफ। तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले गए। रात 8 बजे तक इस बार जो आंकड़े आए हैं वो 85%, 85% हैं, जिसमें अंतिम आंकड़ा जारी होने में फेरबदल जरूर हो सकता है। मौजूदा डेटा के आधार पर पिछली बार के मुकाबले मतदान प्रतिशत यहां भी बढ़ा है। आपके सामने डेटा, ध्यान से देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल के निर्वाचन आयुक्त से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि बंगाल और तमिलनाडु में आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के प्रत्येक मतदाता को सलाम करता है। बंगाल हो या तमिलनाडु, वोटिंग का यह पैटर्न और वोट प्रतिशत बढ़ने के मायने क्या, यह तो सबसे बड़ा सवाल है ना। आप सभी जानना चाहते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके की सत्ता बरकरार रहेगी या सरकार बदल जाएगी। इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस बंगाल पर है। टीएमसी इसे बीजेपी बनाम बंगाल चुनाव बता रही है, जबकि बीजेपी बदलाव का दावा कर रही है। बंगाल में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ और इसका इंपैक्ट समझने के लिए हमें राज्य के चुनावी इतिहास को समझना होगा। देखिए जरा, 1972 में जब अंतिम बार कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, तब पार्टी को लगभग 61% वोट मिले। उस साल कांग्रेस ने 280 में से 216 सीटें जीती थीं। 5 साल बाद 1977 में जब पहली बार लेफ्ट को स्पष्ट बहुमत मिला, उस साल मतदान प्रतिशत 56 था, 56% से थोड़ा सा ज्यादा। तब लेफ्ट ने 294 में से 180 सीटें जीती, यानी लगभग 5% कम मतदान के बावजूद सत्ता में बदलाव हुआ। 2011 में जब लेफ्ट सत्ता से बाहर हुआ और पहली बार टीएमसी की सरकार बनी, तो उसे 84% वोट मिले थे, जो 2006 की तुलना में लगभग 2.5% ज्यादा थे। ममता बनर्जी को 184 सीटें मिली। बंगाल के चुनावी इतिहास से तो लगता है कि वहां कम मतदान होने पर भी सरकार बदली है और ज्यादा मतदान होने पर भी। इसीलिए मतदान प्रतिशत के आधार पर ट्रेंड समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इस बार एसआईआर के बाद पहला चुनाव है, इसलिए हर कोई अलग अलग कयास लगा रहा है। बंगाल में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हावड़ा में मौजूद बेलूर मठ गए। बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय, जहां वो दक्षिण 24 परगना में रैली खत्म करने के बाद पहुंचे। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद की पूजा की, मठ के लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने यहां की अपनी पिछली यात्राओं को याद किया, जिससे उनका बचपन से ही गहरा जुड़ाव रहा था। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी पार्टी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कोलकाता में आज वो बीजेपी दफ्तर में बने चुनाव वॉर रूम में भी गए। वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत की और चुनाव वॉर रूम का जायजा लिया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने आरामबाग इलाके में रैली की। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार होगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं टीएमसी का दावा है कि बंगाल की जनता बीजेपी के खिलाफ वोट कर रही है। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आरामबाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का। As the people of Bengal, they have made up their mind to give a befitting reply to this anti-Bengal and anti-Bengali Bharatiya Janata Party. So the people of Bengal, the entire voters, they have stood in the queue, making their mind to make Mamata Banerjee the Chief Minister for the 4th consecutive time. 5 तारीख को दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की
पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। Out of 152 seats, we are going to win at least 125, and that will go up to 133 to 135. So it is a clear winning indication. We are confident about that. मुझे लगता है कि ये एसआईआर की एक असर है। ऐसा तो है, सत्ता विरोधी लहर है, उसके साथ साथ एसआईआर का भी एक असर है इसमें। लेकिन आज की तारीख में जब तक चुनाव देने के लिए जो व्यवस्था किए गए हैं, उसमें लोग तो भाग ले सकते हैं, मतलब गुंडागर्दी कम हो रहा है, इसमें अच्छा लगता है। अब बंगाल में आज हुई हिंसा वाली फाइल को तस्वीरों के साथ खोलते हैं। सबसे हिंसक तस्वीर मुर्शिदाबाद से आई। यहां हुमायूं कबीर की पार्टी AUJP के समर्थकों और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच खूनी झड़प हुई। हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला किया गया। TMC कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, जिसके बाद हुमायूं कबीर को धरने पर भी बैठना पड़ा। दरअसल इस हंगामे की पृष्ठभूमि में देसी बम से हमला है। कल चुनाव से एक दिन पहले ही मुर्शिदाबाद के नौदा में देर रात देसी बम से हमला हुआ। कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि हुमायूं कबीर समर्थक थे। इसके बाद आज सुबह आम जनता यूनियन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर घटनास्थल पर पहुंचे तो उनका विरोध हुआ। TMC कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प भी हुई, जिसके बाद उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। हिंसा की दूसरी तस्वीर दक्षिण मिदनापुर के कुमारगंज विधानसभा से आई है। यहां से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर हमला हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि शुभेंदु सरकार हमले से बचने के लिए भाग रहे हैं। उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ है। इसके बावजूद भीड़ शुभेंदु सरकार को पीटती रही। शुभेंदु सरकार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हिंसा की तीसरी तस्वीर बर्नपुर के रहमत नगर इलाके की है, जहां आसनसोल साउथ सीट से बीजेपी विधायक और उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर भी हमला हुआ। इससे गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। अग्निमित्रा का आरोप है कि मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय उनकी कार पर पत्थर फेंके गए। कुल मिलाकर बंगाल में लाख कोशिशें की गई कि पूरा चुनाव शांति से हो, लेकिन अलग अलग दलों के समर्थकों ने इस कोशिश को राख करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चा लोग को मरा, महिला लोग को मरा। मेरा आम जनता यूनियन पार्टी का सपोर्ट बहुत लोगों को मरा। मैं सुबह आया, मेरा ऊपर भी चढ़ा हुआ। मैं देखना चाहते हैं कितना हिम्मत है। चुनाव आयोग को मैं जांच करने के लिए मांगा। চোদ্দ 15টা গাড়ি নিয়ে এখানে দাদাগিরি করছে, নতুন করে বুথে অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে। হুমায়ুনের দাদাগিরি আদায় করতে দেবো না। এই হুমায়ুনকে দাদাগিরি করতে দেবো না। शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया। हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। ये तो तृणमूल बराबर करते हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन हो कौन किया है। हमारे पास नाम आया है शेखू और शाहिद ना क्या नाम बोले, तो 2 नाम जो आए हैं वो देखे, पुलिस देखे। हिंसा का मामला मुर्शिदाबाद तक ही सीमित नहीं रहा। मालदा के एक बूथ पर ईवीएम खराब होने से हंगामा हो गया। लोगों ने चुनाव अधिकारी को ही घेर लिया। हुगली में भी TMC और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प हुई है। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद किसी तरह से वहां के हालात को कंट्रोल किया गया। पश्चिम मेदिनीपुर में भी बीजेपी TMC के बीच झड़प की खबर है। बीजेपी पर TMC कार्यकर्ताओं का हाथ तोड़ने का आरोप लगा है। बीरभूम में बीजेपी के बूथ एजेंट पर हमला किया गया। हमले के बाद कार में भी तोड़फोड़ की गई। यह हमला काफी खतरनाक था। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। यह विवाद इतना बढ़ गया कि TMC के एक चुनावी कैंप ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई। एक नेता दूसरे नेता पर कांग्रेस की मदद का आरोप लगा रहा था। हिंसा की इन खबरों के बीच राहत की बात यह है कि अभी तक किसी तरह के जान के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन सोचिए, कल तक बंगाल में भारी सुरक्षा को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था। विपक्ष का कहना था कि बंगाल में इतनी फोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जिस तरह की हिंसा की खबरें सामने आई हैं, उससे साफ है कि चुनाव आयोग को इस तरह की हिंसा का अंदाजा
पहले से ही रहा होगा। वैसे आज हुई हिंसा पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया रूटीन वाली है। हर दल के नेता खुद को पाक साफ और दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस को हमने बोला है कि किसी भी व्यक्ति जो वहाँ पे इस काम में, इस घिनौना हरकत में वहाँ पे जिन लोगों ने शिरकत किया, जिन लोगों का पार्टिसिपेशन रहा, सबको गिरफ्तार करना होगा, सबको गिरफ्तार करना होगा। और मैं भी देखना चाहता हूँ इलेक्शन के बाद ये कितने बड़े गुंडे हैं। Nearly 400 officials have been replaced, have been transferred, and they have put their own persons in all those posts. Even after all this, if any incident takes place, the responsibility goes to the Election Commission, because the administration and this governance during election is no more under Madam Mamata Banerjee's supervision. जो भी उन्होंने जिस तरीके से, जिस तादाद में उन्होंने कार्यकर्ता डब किया, वहाँ पे जो भी ट्रेनें चलाई, जिस तरीके से SRPF को वहाँ पे इस तरीके से काम में लगाया, तो यही लोग वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। आज सोची समझी चाल के तहत और रणनीति बना करके अपनी हार को सुनिश्चित देख करके तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्वों ने, गुंडों ने जो कायराना हरकत की है, ये केवल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला कृत्य कर रहे हैं। टीएमसी जब भी हारती है वो गुंडागर्दी पे उतर जाती है। वो जो 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे शहीद हुए हैं, जिनको टीएमसी ने मारा है, उनका सपना हम जरूर पूरा करें। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दिन और चुनाव के बाद हमेशा हिंसा आम बात सी हो गई है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में तो लोगों को पलायन करना पड़ा था। वैसे चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव या त्योहार कहा जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव वाले इस त्योहार का खूनी सच यह है कि वहां चुनाव बिना हिंसा के पूरा नहीं होता। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सहयोगी रवि से जो हमने बंगाल में बात की तो उन्होंने कहा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार हिंसा कम है। सोचिए उसके बाद यह। अब बात करते हैं जहरीले ट्रंप की। जहरीले ट्रंप की, उनके लिए जहरीले शब्द का इस्तेमाल की वजह है ट्रंप का भारत पर एक विवादित बयान। उन्होंने भारत और चीन को नर्क का द्वार कहा है। ट्रंप की भाषा से साफ है, वो कहने को अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो सब कुछ उद्योगपति के चश्मे से देखते हैं, जिनका फोकस कूटनीति से ज्यादा मुनाफे और व्यापार पर रहता है, जिनका एजेंडा क्लियर है, शांति फैलाकर नोबेल शांति पुरस्कार मांगो, कूटनीति की आड़ में झूठ बोलो और मौका लगते ही यूटर्न ले लो। और पिछले कुछ दिनों में इसमें एक और एजेंडा जुड़ गया है, भारत के प्रति जहरीले बयान देने का। आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, भारत के खिलाफ फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसमें जहर की मात्रा बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए भारत और चीन को नर्क का द्वार बताया। इस पोस्ट में जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता देने की आलोचना की गई थी, जिसका समर्थन करते हुए उन्होंने भारत को लेकर विवादित बयान दिया और भारत के साथ साथ प्रवासी भारतीयों का भी अपमान कर दिया। इसके लिए ट्रंप ने एक चिट्ठी पोस्ट की है जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता देने पर सवाल उठाए गए थे। इस पत्र में उन्होंने कैलिफोर्निया के टेक सेक्टर में भारत और चीन के लोगों के दबदबे का दावा किया है और कहा, जन्म को आधार मानकर नागरिकता दिए जाने से प्रवासी अपने बच्चों को अमेरिका की सिटीजनशिप दिलाते हैं, फिर पूरा परिवार अमेरिका आ जाता है। इसी के बाद उन्होंने चीन के साथ भारत को भी नर्क का द्वार बता दिया। ट्रंप के नर्क का द्वार वाले बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, क्या कहा है सबसे पहले यह सुनते हैं, फिर इसके बाद बताएंगे कि ट्रंप की नीति में ही नरक है या ये कच्चा चिट्ठा सिलसिलेवार तरीके से खोलेंगे। In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. सोचिए, पहले तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अब हम जो आपको बताएंगे वो एक तरीके से ट्रंप को आईना दिखाने जैसा होगा। तो आप ध्यान से देखिए, आपको गर्व होगा अपने देश की ताकत जानकर। लेकिन उससे पहले, ये वो प्रेसिडेंट हैं जो मैक्रो को इंसल्ट करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। ये वो प्रेसिडेंट हैं जो जापान की प्राइम मिनिस्टर जब बैठती है उनके बगल में तो पर्ल हार्बर का जिक्र करके उनको एम्बैरेस करते हैं, बावजूद इसके कि वो इनके फुल समर्थन में थी। ये वो प्रेसिडेंट हैं जो बाकायदा ज़ेलेंस्की को इंसल्ट करते हैं। पहली बार आपने तू मैं देखी है। ये वो प्रेसिडेंट हैं जो
जर्मन चांसलर को इंसल्ट करते हैं। ये वो प्रेसिडेंट हैं जो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर इटली की प्रधानमंत्री को इंसल्ट करते हैं। ये है वो प्रेसिडेंट। अब आप इनको कितना सीरियसली लेते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन हम बहुत सीरियसली भारत की ताकत बताते हैं। भारत के खिलाफ ट्रंप के जहरीले बयानों पर गौर करें तो इसमें विशेष तौर पर 3 बयान साफ नजर आते हैं। एक बयान उन्होंने जुलाई 2025 में दिया था, जब उन्होंने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया था। डेड इकोनॉमी। इसके बाद भारत को टैरिफ किंग बताते हुए बदले में भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। और अब ट्रंप ने चीन के साथ भारत को भी नर्क का द्वार कह दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत के प्रति ट्रंप के अंदर इतनी नफरत क्यों है, या इसके पीछे का राज कुछ और है? क्या ट्रंप को भारत की तरक्की चुभ रही है? वो टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर रोक के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था को रोक नहीं सके? क्या ये उसकी बौखलाहट? इसका जवाब 4 दिन पहले आई एक रिपोर्ट में है, जिसमें यह बताया गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था पर ना तो युद्ध का असर होगा ना टैरिफ का। यह रिपोर्ट आईएमएफ ने जारी की है और बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान में भारत दुनिया में नंबर 1 है। वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान आईएमएफ ने बढ़ाकर 6.5% कर दिया है और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चीन को रखा गया है, जिसका जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 4.4% है। ट्रंप जिस भारत को नर्क बता रहे हैं, आज उसका एक वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, बल्कि उन्हें दिखाते हैं, जो हमने नहीं बल्कि रूसी मीडिया ने पोस्ट किया है, जिसमें दिल्ली मेट्रो के साथ न्यूयॉर्क मेट्रो की तुलना की गई थी और दोनों का हाल दिखाया गया था, जिसमें फर्क साफ दिख रहा है। नर्क कहां है? वैसे आज हम ट्रंप को भी आईना दिखाएंगे, दिखाई नहीं कि जिस भारत को वो नर्क बता रहे हैं उसकी अहमियत असल में क्या है। लेकिन सबसे पहले ट्रंप को एक बार जरा 2 चीजें देखनी चाहिए। अमेरिका के अंदर चोरी की कितनी घटनाएं बढ़ गई हैं? अमेरिका के अंदर मेंटल हेल्थ के कितने केसेस बढ़ गए हैं? जरा देखना चाहिए। या खाली वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं, या फिर शायद स्टॉक मार्केट में अपने कुछ पसंदीदा लोगों को? खैर, पहले ट्रंप के भारत विरोधी बयानों की एक फ्लैशबैक रील। असल में ट्रंप जिन प्रवासियों को और भारतीय मूल के लोगों को गाली दे रहे हैं, उनसे बदजुबानी कर रहे हैं, वो अमेरिका की सत्ता में बहुत अहम है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मूल के लोग अमेरिका की आबादी में 1.5% से 1.6% है, लेकिन अमेरिका के कुल इनकम टैक्स में उनका योगदान करीब 5% से 6% तक है। मतलब संख्या के मुकाबले भारतीय मूल के लोग कहीं ज्यादा टैक्स भरते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन वैली में हर तीसरे स्टार्टअप में भारत की बड़ी भूमिका रही है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोग अब केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। उनके स्टार्टअप्स अमेरिका में लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। भारत की अहमियत क्या है, इसके लिए ट्रंप को भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौर को जरूर सुनना चाहिए, जिनके मुताबिक भारत अब वॉशिंगटन के लिए सबसे अनिवार्य देश बन चुका है। ट्रंप भारत को नर्क बता रहे हैं, लेकिन वो खुद कैसे दुनिया में कूटनीति का नर्किस्तान बना रहे हैं, अब जरा ये भी देखते हैं। आइए ध्यान से देखिए। द ट्रंप डॉक्ट्रिन। ट्रंप ने वेनेजुएला में किडनैप कूटनीति चलाई। वहां के राष्ट्रपति मादुरो को अगवा कर लिया गया। यह इतिहास में पहली बार हुआ है। ईरान में युद्ध कूटनीति का सहारा लिया गया, बल्कि असैसिनेशन कूटनीति का। अब उनका हाल यह है कि वो ईरान पर हमला करके खुद फंस चुके हैं। सोचिए, पहली बार किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया स्ट्रेट अवे। खैर, गाजा को बर्बाद करने में पहले इजराइल का सुरक्षा कवच बन गए, फिर गाजा पीस प्लान के नाम पर दुनिया में घूम घूम कर दिखावा करते हैं। क्या हो रहा है वहां पर किसी को नहीं पता भी, ब्लैंक। इस बीच वो टैरिफ टेरर दिखाते हैं, जो कहने को अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए था, लेकिन उससे अमेरिका को उल्टा नुकसान हुआ। असर यह हुआ कि अमेरिका में आर्थिक संकट दिखने लगा है, बल्कि उनकी खुद की सुप्रीम कोर्ट ने उस टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगा दिया है और अब पैसा लौटा रहे हो। खैर, रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में रोजमर्रा की वस्तुएं 1.5% तक महंगी हो गई। ट्रंप के टैरिफ कार्ड की वजह से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। तभी तो कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनका टैरिफ खारिज कर दिया। और अब हाल यह है, अमेरिका को दुनिया भर के 15 लाख करोड़ रुपए लौटाने होंगे। ट्रंप का हाल यह है कि खुद अमेरिका में उनके खिलाफ विरोध की लहर है। जनता हो या खुद उनकी पार्टी के नेता, ट्रंप की नीति नियत दोनों के खिलाफ। आज यह समझना भी जरूरी है कि ट्रंप इतने बौखलाए हुए क्यों लग रहे हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अमेरिका में नवंबर में होने वाला मिड टर्म चुनाव ट्रंप के टेंशन की एक वजह हो सकती है। अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही है। सोचिए, अमेरिका के अब तक के सबसे अनपॉपुलर प्रेसिडेंट रहे निक्सन, ट्रंप की रेटिंग उससे भी नीचे।
जो निक्सन की रेटिंग थी। ट्रंप की गिरती अप्रूवल रेटिंग अब करीब 35% तक पहुंच चुकी है। ट्रंप की सत्ता में बैठे लोग ही अब उनके फैसलों के खिलाफ हो गए हैं, तो ट्रंप की तानाशाही वाले फैसले सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो रहे हैं। ईरान युद्ध में ट्रंप का यही हाल हुआ है। अमेरिका के लोग पहले से नई जंग के खिलाफ थे। ट्रंप ने वादा किया था कि वो देश को नई लड़ाइयों में नहीं झोंकेंगे, लेकिन ईरान जंग ने उस वादे को भी तोड़ दिया है। ट्रंप ने भारत को नरक का द्वार कहा, लेकिन वो भूल गए कि भारतीय लोग अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सिलिकॉन वैली की रीढ़ हैं। अगर भारतीय अमेरिका से हट जाएं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वहां की टेक इंडस्ट्री चरमरा जाएगी। दुनिया की बड़ी अमेरिकी कंपनियों का नेतृत्व भी भारतीय कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय नॉलेज सेंटर्स की तरह काम करते हैं। तो अगर ट्रंप गाली दे रहे हैं तो वो गाली अमेरिकी भारतीयों की ओर भी जा रही है। वहीं अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के महंगे सिस्टम्स में से एक है। इसे बजट में और आम अमेरिकियों की पहुंच में रखने का बड़ा श्रेय भारत को है। भारत अमेरिका में जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर भी है। अगर भारत अमेरिका को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां देना बंद कर दे तो अमेरिकी नागरिकों को इन्हीं दवाइयों के लिए कई गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और तो और अमेरिका की विदेश नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है, और इस काम में भारत को साथ लिए बिना अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। यानी भारतीयों के बिना ना तो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री चलेगी और ना कूटनीति और ना ही हेल्थ केयर। ऐसे में ट्रंप को समझना चाहिए कि भारत और भारतीयों के ही हाथ में ट्रंप के भविष्य की मास्टर की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी एक भारत की लीडिंग पब्लिकेशन ने रिपोर्ट छापी कि जो अमेरिका में भारतीय हैं वो अब धीरे धीरे ट्रंप से पीछे हटते जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं वो भारतीय जो कि बहुत अलग लेवल पर काम करते हैं, बहुत अपर सेक्टर में हैं। वैसे इस मुद्दे पर थोड़ी देर पहले भारत में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता का बयान आया है। इस बयान के जरिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि भारत एक महान देश है जिसका नेतृत्व उनके अच्छे मित्र कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं समंदर में उन खूनी माइंस का जाल जो सिर्फ एक धमाके में हजारों टन के जहाज को पल भर में खाक कर सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। दुनिया के हर 5 में से एक जहाज हजारों टन कच्चा तेल लेकर इस रास्ते से गुजरता है। अब जरा सोचिए अगर ये धड़कन 6 महीने के लिए काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। एक अमेरिकी अखबार ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर चौंकाने वाला दावा किया। इसके मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अमेरिकी सांसदों को साफ बता दिया है कि होर्मुज़ स्ट्रेट से बारूदी माइंस को हटाने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, और ये तब होगा जब युद्ध पूरी तरह रुक जाएगा। पेंटागन के इस बयान से हड़कंप मचा, जिसके बाद सबसे ज्यादा परेशान डोनाल्ड ट्रंप है। सवाल है, क्या सच में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से 6 महीने तेल सप्लाई बंद रहेगी? क्या दुनिया 6 महीने तक इस झटके को झेल पाएगी? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से बारूदी माइंस हटाने में 6 महीने का समय क्यों चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको पूरी खबर बताते हैं अमेरिकी अखबार ने अपने दावे में क्या कहा है। आइए देखते हैं। होर्मुज़ से माइंस हटाने में 6 महीने तक लग सकते हैं। माइंस के लिए ऑपरेशन युद्ध खत्म होने के बाद शुरू होगा। अमेरिकी कांग्रेस को गोपनीय ब्रीफिंग में पेंटागन ने यह जानकारी दी। अनुमान के मुताबिक 20 से ज्यादा माइंस बिछाई गई हैं। कुछ माइंस जीपीएस तकनीक से तैरती हैं, जिससे उनका डिटेक्शन बेहद मुश्किल है। छोटी नाव के जरिए माइंस बिछाने की भी आशंका जताई गई है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और डाइवर्स से क्लियरेंस ऑपरेशन संभव है। लंबी प्रक्रिया की वजह से वर्ष 2027 तक तेल और गैस की कीमतें ऊंची रहने का खतरा है। इस खबर का असर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी पर पड़ सकता है। यह मामला ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर है, इसीलिए बारूदी माइंस वाली यह खबर पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा रही है। आज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में बिछी बारूदी माइंस पर एक एक करके विस्तार से फाइल्स खोलेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर बारूदी माइंस होती क्या है। ध्यान से देखिए, ये छोटे छोटे आपको जो कूदते हुए बबल्स, ड्रॉपलेट्स या वायरसेस जैसे कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, ये होने में वैसे बहुत बड़ी होती हैं, बड़ी हैवी भी होती हैं। ये समुद्र के अंदर या तो डीप सी में होती हैं या फ्लोट करती रहती हैं। सी माइंस पानी में छिपे बम की तरह होती हैं, जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं। ये समुद्र के तल से रस्सी से बंधी रहती हैं। ये पानी की सतह से के पास 5 से 10 मीटर ऊपर तैरती हैं। कुछ सी माइंस समुद्र के नीचे रखी जाती हैं। ये 100 किलो से 500 किलो विस्फोटक रख सकती हैं। अब इन सी माइंस को लेकर एक और बारीक जानकारी आपको देते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर समंदर में माइंस कैसे बिछाई जाती हैं। ध्यान से देखिए, इसके लिए ईरान छोटी तेज रफ्तार वाली नाव का इस्तेमाल करता है। हर छोटी नाव से 2 से 3 माइंस ले जाई जा सकती हैं। रात में छिपकर बोट्स जल्दी जल्दी माइंस गिरा देती हैं। कुछ माइंस को सबमरीन से भी बिछाया जाता है। कुछ माइंस मछली पकड़ने वाली नाव या सिविलियन बोट से भी गिराई जाती हैं। कभी कभी माइंस को रॉकेट या मिसाइल से भी बिछाया जाता है। अब आपके लिए यह भी समझना जरूरी है कि आखिर माइंस काम कैसे करती हैं।
पहले उस जगह का चुनाव जहां माइंस बिछाई जानी है, जहाज पनडुब्बिया विमान से माइंस बिछाई जाती हैं। बिछने के बाद माइंस का सेंसर मोड सक्रिय हो जाता है। जहाज की रेंज में आते ही सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता है। जहाज के पास आते ही माइंस ट्रिगर होकर फट जाती है। समुद्री विश्लेषकों का अनुमान है कि ईरान के पास लगभग 2000 से 6000 बारूदी सुरंगों का भंडार है, जिसके बड़े हिस्से का उत्पादन वो ईरान में ही करता है। ये हथियार आमतौर पर कई कैटेगरी में आते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो अपने टारगेट पर किस तरह हमला करते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी कहा जा रहा है कि यहां भी ईरान ने इस तरह की कई माइंस बिछा रखी हैं। पहली है सीबेड माइन, ये समुद्र के तल पर रहती है, ये ऊपर जहाज के गुजरने पर हमला करती हैं। दूसरी है मूड माइंस, ये समुद्र की तलहटी से रस्सी या चेन के जरिए बनी होती है। माइंस शिप के टकराने या पास आने पर फटती हैं। तीसरी है ड्रिफ्टिंग माइंस, ये समुद्र की लहरों के साथ बहती रहती हैं। जहाज से टकराते ही इसमें विस्फोट हो जाता है। ईरान कह रहा है कि ऐसी कई माइंस उसने बिछाई और अब उनकी लोकेशन नहीं पता है। चौथी है रॉकेट प्रोपेल्ड माइन, ये समुद्र की तलहटी में छिपी रहती हैं। ये ऊपर जाकर जहाज के पास ब्लास्ट करती हैं। आधुनिक युद्ध में नेवल माइंस को सबसे किफायती हथियार बताया जाता है। फिलाडेल्फिया में मौजूद फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक आधुनिक सी माइंस बनाने में सिर्फ $10,000 के आसपास खर्च आता है, लेकिन ये माइंस आर्थिक और रणनीतिक रूप से कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। वैसे समुद्री माइंस का इतिहास प्रथम विश्व युद्ध तक का जाता है। M08 जैसी पारंपरिक माइंस पहले विश्व युद्ध की डिजाइन है। ये समुद्र तल पर लंगर डालकर रखी जाती थी और जहाज के टकराने पर फट जाती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान नॉर्थ सी बराज में लाखों खदानें लगाई गईं। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान ने फारस की खाड़ी में कॉन्टैक्ट माइंस बिछाई थी। इससे निपटने के लिए अमेरिका को अपने माइन स्वीपर्स भेजने पड़े थे। 14 अप्रैल 1988 को ईरान की एक सी माइन ने यूएस फ्रिगेट USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स को काफी नुकसान पहुंचाया था। जहाज में बड़ा छेद हो गया था, आग भी लग गई थी, लेकिन जहाज डूबा नहीं। इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस लॉन्च किया था। ये घटनाएं दिखाती हैं कि ईरान की सी माइंस खाड़ी में शिपिंग को रोकने में प्रभावी साबित हों। और अब जब दावा किया जा रहा है कि इन माइंस को हटाने में 6 महीने का वक्त लग सकता है, तब ग्लोबल टेंशन ज्यादा बढ़ गई है। बट ऑब्वियस है, ईरान के सख्त रवैये के कारण पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो रहा है। दुनिया इस संकट से जूझने के लिए तैयारी में जुटी है, लेकिन ऑयल वॉर के बाद अब ईरान डेटा पर प्रहार करने की तैयारी में है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह खबर आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है, उस चीज से जिस पर आपकी सबसे ज्यादा निर्भरता है, यानी कि इंटरनेट। बैंकिंग से लेकर वॉर तक, AI से लेकर आपकी मोबाइल चैट तक, सब कुछ एक अदृश्य नेटवर्क पर टिका है। लेकिन अब यह अदृश्य नेटवर्क ईरान के टारगेट पर आ गया है और उसने धमकी दी है कि वो पूरी दुनिया की इंटरनेट वाली नस काट देगा। इंटरनेट केबल्स को लेकर यह सनसनीखेज दावा ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने किया है। न्यूज एजेंसी ने बयान जारी करके कहा है कि अंडर सी, यानी समुद्र के अंदर की इंटरनेट केबल्स पर हमला संभव है। तस्लीम न्यूज एजेंसी ने अंडर सी केबल्स का नक्शा भी जारी किया है। धमकी दी गई है कि अगर अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव बढ़ा तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला संभव है। आपको बता दें कि तस्लीम न्यूज एजेंसी IRGC से जुड़ी है, जो कह रही है कि अगर हालात बिगड़े तो खाड़ी देशों की डिजिटल दुनिया में तबाही आ सकती है, क्योंकि इंटरनेट की असली ताकत जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे छिपी है। कल्पना कीजिए, आपके फोन पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बैंकिंग, क्लाउड, AI सब कुछ सही काम कर रहा है, लेकिन अचानक सब बंद हो जाए, ना कॉल, ना ट्रांजैक्शन, ना मैसेज, और आप दुनिया से कट जाएं तो क्या होगा? सोचिए, थिंक अबाउट इट। ईरान यही धमकी दे रहा है क्योंकि उसे अंडर सी केबल्स के जाल की पूरी जानकारी है। दरअसल आपके मोबाइल पर या आपके वाईफाई पर जो इंटरनेट आ रहा है, उस इंटरनेट के ऑप्टिकल फाइबर तारों का विशाल जाल समुद्र के नीचे बिछा हुआ है। इन ऑप्टिकल फाइबर तारों से दुनिया का 95% से ज्यादा डेटा ट्रैवल होता है। इन तारों में प्रति सेकंड 60 करोड़ घंटे के बराबर डेटा भेजने की क्षमता होती है। पूरी दुनिया में करीब 600 अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स हैं और उनकी कुल लंबाई करीब 15 लाख किलोमीटर है। यह भी जान लीजिए कि दुनिया की सबसे लंबी इंटरनेट केबल 45,000 किलोमीटर लंबी है। हर सेकंड इन केबल्स के जरिए इतना डेटा ट्रैवल करता है जिसकी गणना बहुत मुश्किल है। यानी पूरी डिजिटल दुनिया की सांसें इन पतली तारों पर टिकी हैं और अमेरिका को परास्त करने के लिए ईरान दुनिया भर में इंटरनेट का दम घोटना चाहता है। ईरान ने समुद्र में वो 2 जगह भी चिन्हित कर ली हैं जो पूरी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल चेक पॉइंट हैं। पहला लाल सागर और दूसरा होर्मुज। रेड सी, जहां 15 से 17 अंडर वाटर केबल्स गुजरती हैं। करीब 30% ग्लोबल इंटरनेट
ट्रैफिक यहीं से कंट्रोल होता है, यानी एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट का डिजिटल करेक्शन यहीं से होकर जाता है। अगर यहाँ कुछ हुआ तो दुनिया की डिजिटल धड़कन रुक सकती है। अब आते हैं होम स्ट्रेट पर, जहाँ 7 से 14 अहम इंटरनेट केबल्स मौजूद हैं जो एशिया को यूरोप से जोड़ती हैं, और खाड़ी देशों के लिए ये अंडर सी केबल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही ईरान इस जगह को डिजिटल हथियार बनाने की धमकी दे रहा है। अगर ईरान ने ये डिजिटल केबल्स काट दी तो खाड़ी देशों में इंटरनेट बंद हो जाएगा। आपके मन में यहाँ सवाल होगा कि इसका असर भारत पर भी हो सकता है क्या? कैसे आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल भारत का 60% इंटरनेट ट्रैफिक वेस्टवर्ड यानी पश्चिमी की ओर ट्रैवल करता है। ये उन केबल्स के जरिए जाता है जो मुंबई से पश्चिम एशिया और यूरोप जाती हैं। इस इंटरनेट ट्रैफिक का एक हिस्सा होर्मुज और रेड सी से होकर गुजरता है। बाकी भारत का इंटरनेट ट्रैफिक ईस्ट को जाता है, जो चेन्नई से सिंगापुर और पैसिफिक की तरफ जाता है। अगर होर्मुज या रेड सी की केबल्स प्रभावित हुई तो भारत में इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट ट्रैफिक को रीरूट करने की जरूरत पड़ी तो इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है। यानी वर्तमान स्थिति में असली समस्या भारत के लिए नहीं बल्कि अरब देशों के लिए। तनाव के इस माहौल में अगर ईरान ने इंटरनेट केबल्स को टारगेट किया तो उन्हें रिपेयर करने में भी हफ्तों का वक्त लगेगा। इंटरनेट केबल्स टूटने से डिजिटल ब्लैकआउट की स्थिति पहले भी हो चुकी है। जब वर्ष 2022 में टोंगा में ज्वालामुखी फटने से अंडरसी केबल्स टूट गई थी, इसके बाद कई देश हफ्तों तक दुनिया से कट गए थे। यहां हम आपको इन इंटरनेट केबल्स का इतिहास भी बताते हैं। वर्ष 1850 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच पहली कमर्शियल टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई, लेकिन ये कुछ ही हफ्तों में टूट गई। इसके बाद 1858 में पहली बार अटलांटिक महासागर के आर पार केबल बिछाई गई। वर्ष 1866 में ग्रेट ईस्टर्न नाम के जहाज की मदद से पहली बार एक मजबूत और स्थायी टेलीग्राफ केबल बिछाई गई। वर्ष 1956 में पहली ट्रांस अटलांटिक टेलीफोन केबल बिछी, उसने एक साथ 36 टेलीफोन कॉल्स को सपोर्ट किया। इसके बाद वर्ष 1988 में पहली फाइबर ऑप्टिक अंडर वाटर केबल बिछी, इसने डेटा ट्रांसफर की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप की नॉटी और नाइस लिस्ट के बारे में बताते हैं जो आज पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। ये लिस्ट ईरान युद्ध में अमेरिका की अनसुनी करने वाले और उसकी मदद करने वाले देशों पर आधारित है। ट्रंप प्रशासन ने यह नॉटी और नाइस लिस्ट तैयार की है जिसमें नेटो देशों को ईरान के साथ चल रहे युद्ध की उनकी भूमिका और रक्षा खर्च के आधार पर बांटा गया है। लिस्ट में जो देश नाइस की कैटेगरी में है, खबर है कि उन्हें अमेरिका से विशेष रियायत मिलेगी, जबकि नॉटी देशों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे अमेरिका उन देशों से अपनी सेना हटा सकता है, रक्षा तकनीक देने पर रोक लगा सकता है। खबर है कि अमेरिका ने पोलैंड और रोमानिया को नाइस यानी अच्छे देशों की कैटेगरी में रखा है। इस विचार के पीछे अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ का हाथ माना जा रहा है। और वक्त हो गया तेजी से 9 बड़ी खबरें देखने का। केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें 25 से 28 रुपए लीटर बढ़ाए जाने का दावा करने वाली खबरों को खारिज कर दिया। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण तेल कंपनियां पेट्रोल पर लगभग 20 रुपए लीटर और डीजल पर लगभग 100 रुपए लीटर का नुकसान उठा रही हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने का कोई योजना नहीं है। यूपी में मदरसों की एटीएस से जांच करवाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कहा है कि सिर्फ संदेह नहीं बल्कि ठोस आधार पर जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने यूपी सरकार और एटीएस से जवाब के साथ जांच से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं। यूपी में करीब 4000 मदरसों की जांच एटीएस से कराए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सबरीमला मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी दाऊदी बोहरा समुदाय के वकील की दलील के जवाब में की। वकील ने कहा था कि ज्ञान और समझ चाहे किसी भी सोर्स से मिले उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। भारत और फ्रांस में मजबूत होते रिश्तों के बीच भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। फ्रांस ने यूरोपीय क्षेत्र के अपने एयरपोर्ट से ट्रांजिट करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट व्यवस्था को लागू कर दिया है। भारत ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दिल्ली में अहम बैठक हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष की मेजबानी की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर चर्चा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श हुआ है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी स्वरत भारद्वाज और अन्य नेताओं को निर्देश दिया है कि वो बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को निशाना बनाने वाले कथित तौर पर मानहानि वीडियो को तुरंत हटा दें और उनका प्रसार रोक दें। अदालत ने माना कि अगर ये कंटेंट सार्वजनिक दायरे में बना रहता है तो उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचेगी। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के बाद
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके दोनों हाथों और पैरों पर खरोच के कई निशान और घाव पाए गए हैं। नाक की हड्डी में फ्रैक्चर के साथ गला घोटने का पता चला है। भारतीय सेना की स्पेशल टीम एक्स फ्लिंट लॉक 2026 में हिस्सा ले रही है। भारतीय सेना पश्चिम अफ्रीका के देशों के सैनिकों को आतंकवाद और विद्रोह से लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। यह अभ्यास कोट डी आइवर में यूएसए अफ्रीकी कमांड के तहत किया जा रहा है। यह पहली बार है जब भारतीय सेना पश्चिमी अफ्रीका में इस तरह का अभ्यास कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज लू चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म हवाएं परेशान कर सकती हैं। उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा रहेगा, तो वहीं कई जगहों पर भीषण बारिश का अनुमान भी है।